दोस्तों, एक औरत जब जेल जाती है तो उसे लगता है कि अब शायद कानून उसे सुधारने का मौका देगा। लेकिन अगर वही जेल किसी नरक से भी बुरी बन जाए और जहां हर रात डर, दर्द और शोषण उसका इंतजार करता हो, तब इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिसे जानकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। दिल्ली की एक महिला जेल, जहां सिर्फ एक दो नहीं 10 से ज्यादा महिलाएं बंद थीं। इन औरतों का गुनाह क्या था, वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सजा ये थी कि वहां का दरोगा रंजीत, वह निर्दयी था। वो औरतों को इंसान नहीं, सामान समझता था। हर रात किसी एक कैदी को अपने कमरे में बुलाता था और साफ बोलता था, अगर साथ नहीं आई तो ना दवा मिलेगी, ना खाना और ना ही कभी कोर्ट में पेशी। कुछ ने मना किया तो उन्हें बीमार छोड़ दिया गया। कुछ चुप हो गईं क्योंकि बाहर सुनने वाला कोई नहीं था। वो आदमी सिर्फ बदतमीज नहीं था, वो दरिंदा था। उसकी नजरों में वर्दी की इज्जत नहीं, बस औरत की मजबूरी थी। लेकिन इस गंदी सच्चाई का पता एक महिला आईपीएस अफसर को चला, भावना राठौड़। और तब उसने वो किया जो न कोई मर्द कर पाया, न कोई अफसर कर सका। उसने खुद को कैदी बनवाया, एक झूठा केस बनवाया और अपना नाम तक बदलकर उसी जेल में दाखिल हो गई। बिना वर्दी, बिना रुतबा, बिना किसी सहारे। वो अब गौरी मिश्रा थी, एक घरेलू हिंसा की झूठी आरोपी। और उसका मिशन था अंदर जाकर उस सिस्टम को बेनकाब करना जो बाहर से कानून दिखता है और अंदर से एक बाजार बन चुका है। ये कहानी है डर और हिम्मत की टक्कर की, जहां एक आईपीएस अफसर अकेले बिना किसी शोर के उस जेल में घुसी और उन महिलाओं की आवाज बन गई जो सालों से चुप थीं। और फिर एक रात ऐसा हुआ जब उसी दरोगा को उसी की कुर्सी से हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला गया। कैसे? बस यही है इस कहानी का असली चेहरा, जो अब आपको जानना है। और हां दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? भारत से, अमेरिका से, दुबई से या किसी गांव, किसी छोटे शहर से? कमेंट में जरूर बताइए, हमें बहुत खुशी होगी आपके नाम और जगह को पढ़कर। अगर ये कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही सच्ची रियल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन रात को दफ्तर जल्दी छूट गया था, लेकिन भावना राठौड़ के लिए काम वहीं खत्म नहीं होता। दिल्ली पुलिस की सीनियर आईपीएस ऑफिसर थीं वो। उम्र कोई 38 से 39 रही होगी। चेहरा सख्त, चाल तेज और आंखों में कुछ ऐसा जो सामने वाले को झुका दे। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ और था, उलझन। वो अपने सरकारी क्वार्टर में जैसे ही घुसी, दरवाजा बंद किया और हाथ में पकड़े फाइल को टेबल पर पटका। उस फाइल ने ही सारा सुकून छीन लिया था। नाम नहीं लिखा था ऊपर, लेकिन अंदर जो लिखा था वो काफी था, किसी को भी रातों की नींद उड़ाने के लिए। भावना ने चप्पल उतारी, बाल खोले और अपने पसंदीदा नींबू पानी का एक घूंट लिया। फिर उसी फाइल की तरफ देखा, जैसे कोई डरावना सपना फिर से जीना हो। उसने धीरे से फाइल खोली। पहला पन्ना, एक अनजान औरत की चिट्ठी। लिखा था, मैडम, मैं नाम नहीं बता सकती। मैं तिहाड़ महिला जेल में पिछले 8 महीने से बंद हूं। मेरा गुनाह क्या है ये आज तक समझ नहीं आया, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो आप समझ जाएंगी अगर मेरी बात सुने। भावना ने पन्ना पलटा। उसके बाद के पन्नों में एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट था। टूटती बनती आवाज में एक औरत बता रही थी कि रात होते ही जेल की रूटीन बदल जाती है। दरोगा रंजीत यादव का नाम लिया गया था। हर नई औरत को बुलाता है, जो मना करे उसे खाना नहीं, दवा नहीं, पेशी नहीं। जो चुपचाप चली जाए उसे शायद थोड़ा चैन। हम में से कई तो अब विरोध भी नहीं करती, बस सह लेती हैं, जैसे ये हमारी किस्मत है। भावना के होंठ सूख गए। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ थोड़ा कांपा। उसने ये सब पहली बार नहीं सुना था, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद वो आवाज, शायद वो हिम्मत जिससे उस औरत ने सब कह दिया था। उसे याद आया, कुछ महीने पहले ही महिला आयोग से एक मामला उसके पास भेजा गया था, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई थी। और अब ये फाइल जैसे उसी बंद दरवाजे को खोल रही थी, जो सब देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। कितना कुछ बदल चुका था सिस्टम में, लेकिन जेलों में वही सड़ांध थी, वही गंदगी, वही चालबाजियां। भावना ने सिर थाम लिया।
वो जानती थी कि इस मामले में अगर वो भी सिर्फ रिपोर्ट बनाएगी, नोटिंग करेगी, तो भी कुछ नहीं होगा। उसने मोबाइल उठाया और कांस्टेबल सतीश को कॉल लगाया। सतीश, एक काम है, बड़ा है, लेकिन तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सतीश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप कहिए मैम, जान भी लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। भावना की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज सख्त रही। मेरी एक फर्जी पहचान बनवानी है। नाम होगा गौरी मिश्रा। केस होगा घरेलू हिंसा। आरोप पति और सास ससुर को मारना। एफआईआर, मेडिकल सब तैयार करो। मैं खुद अंदर जाऊंगी, तिहाड़ जेल में। सतीश सन्न रह गया। मैम, आप पागल हो गई हैं क्या? आप आईपीएस हैं, आपकी जान को खतरा है। वहां क्या? भावना ने बात काट दी। जान तो हर दिन खतरे में रहती है सतीश, लेकिन अगर ये औरतें अंदर रोज मारी जा रही हैं तो मेरा अफसर बनना किस काम का? सतीश को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने हां कह दिया। अगली सुबह जल्दी सतीश घर आया। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और एक पेन ड्राइव। उसने सब कुछ तैयार कर लिया था। गौरी मिश्रा का नाम, उम्र 34 साल, शिक्षा 10वीं पास, पेशा गृहिणी, पता कालाबाग कॉलोनी, गाजियाबाद। एफआईआर भी पूरी लिखी हुई थी। पति के साथ मारपीट, सास को डंडे से चोट, पड़ोसियों की गवाही, मेडिकल में खरोंच के निशान। भावना ने पेनड्राइव को लैपटॉप में लगाया। वीडियो भी तैयार था, जहां गौरी यानी वही खुद घर के अंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिख रही थी, गालियां दे रही थी, दरवाजे पटक रही थी। सतीश और 2 महिला कांस्टेबलों ने एक्टिंग की थी। कैमरे में दिख रहा था जैसे पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर दिया हो। भावना ने खुद को आईने में देखा। वो आईपीएस वाली भावना अब उस चेहरे से गायब थी। बाल उलझे, आंखें सूजी हुईं, होंठ पर कट, चेहरा बेरंग। बस अब एक बात बाकी थी, केस कोर्ट में ले जाना। अगले दिन उसे पुलिस हिरासत में कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में सब कुछ जैसे प्लान के मुताबिक हुआ। सरकारी वकील ने कहा, यह महिला अपने पति और उसके परिवार पर अत्याचार करती है। इनका रिकॉर्ड खराब है। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए ताकि जांच सही से हो सके। जज ने कुछ देर फाइलें देखीं और सीधे कहा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, भेजा जाए तिहाड़ महिला जेल। भावना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे यही चाहिए था। जेल की वैन में बैठते वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आगे क्या होगा? वो कैसे वहां से सबूत इकट्ठे करेगी? क्या कोई पहचान तो नहीं लेगा? लेकिन सबसे बड़ा डर था, क्या वो अंदर जाकर सब सह पाएगी? वो आईपीएस थी, पर अब वो गौरी थी, और उस नाम के साथ कोई रुतबा नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। बगल में बैठी एक बुजुर्ग औरत हाथ जोड़े बैठी थी, लगातार बुदबुदा रही थी, हे राम, माफ कर देना, अब की बार तेरे भरोसे हूं। पीछे एक लड़की थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 होगी। वो बस बाहर झांक रही थी, चेहरा एकदम सूखा, जैसे आंसू निकल भी चुके हों। किस केस में लाई गई? भावना ने धीरे से पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस एक बार उसकी आंखों में देखा और फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। वो आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, डर, अपमान और एक गहराई जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। वैन ने तिहाड़ के गेट पर रुकते ही माहौल अचानक बदल गया। मोटे लोहे का बड़ा गेट, ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और कई हथियारबंद पुलिस वाले। लेकिन उन सबसे ज्यादा खौफनाक थीं वो निगाहें जो अंदर की पहरेदारों की थीं। नई माल आई है क्या? एक महिला कांस्टेबल ने दबी आवाज में मजाक उड़ाया। दूसरी ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, कितनी सधी हुई चाल है इसकी। लगता है बाहर की हवा खाई है। यहां तो जल्दी झुकना पड़ेगा मैडम। भावना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर नीचे कर लिया और बैरक की तरफ बढ़ गई। बैरक का दरवाजा खुला और एक भारी सी आवाज आई, नई आई है, ले चलो अंदर, नंबर 8 में जगह दे दे। भीतर घुसते ही जो बदबू आई, भावना को हल्का सा उबकाई आ गई। पसीने, गीले कपड़ों और न जाने किन किन दवाइयों की मिली जुली गंध थी। ऊपर से उस सीलन भरी जगह में कोई रोशनी ढंग की नहीं थी। पंखा चल तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे हर वक्त ताने मार रही हो, यहां चैन मत ढूंढो। बैरक में करीब 12 औरतें थीं। कुछ लेटी थीं, कुछ एक कोने में बैठकर चुपचाप दीवार निहार रही थीं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अंदर घुसते ही जैसे सबकी निगाहें भावना पर टिक गईं। कौन है, क्यों आई है, क्या करने वाली है? नाम?
एक बूढ़ी सी महिला ने पूछा। गौरी, भावना ने जवाब दिया। आवाज ऐसी रखी जैसे घबराई हुई हो। वो बूढ़ी औरत रुबीना थी। बाद में पता चला करीब 3 साल से जेल में है। केस का कुछ ठिकाना नहीं, पेशी भी नहीं, और वकील का तो नाम तक भूल चुकी है। नहीं है तो समझ ले बहन, यहां की हवा अलग है। बोलने वाले को खाना नहीं, सुनने वाले को सोने नहीं देते। इतना कहकर वो मुड़ गई। भावना ने एक कोने में बिछा गीला सा कंबल उठाया और उसी पर बैठ गई। अंदर सब चुप थे, लेकिन नजरों की जुबान चल रही थी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता था। रात करीब 9 बजे जेल के सायरन की आवाज आई, जिसका मतलब था कि अब सबको चुपचाप अपनी अपनी जगह पर रहना है। थोड़ी देर बाद ही एक पहरेदार अंदर आई। हाथ में एक रजिस्टर था। गौरी मिश्रा, उसने आवाज लगाई। भावना ने हाथ उठाया। जी। वो रजिस्टर में कुछ टिक किया और बोली, कमरा नंबर 4 में डिप्टी जेलर बुला रहे हैं, चल। भीतर से हलचल हुई। बाकी कैदियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। रुबीना ने धीरे से कहा, पहली रात में ही बुलावा। समझ जा बहन, वो सिर्फ पूछताछ नहीं होगी। भावना के सीने में धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन चेहरा शांत रखा। उसके कंधे पर चूड़ी बंधी थी, जिसके अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस था। वो जानती थी कि आज अगर कुछ हुआ तो ये सब रिकॉर्ड में जाना चाहिए। कमरा नंबर 4 का दरवाजा भारी था। अंदर की रोशनी तेज थी। दरोगा रंजीत यादव वहीं बैठा था, कुर्सी पर पैर चढ़ाकर एक बीड़ी सुलगाते हुए। उसने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तू है गौरी? बहुत चर्चे हैं तेरे तेवरों के। बाहर तो बहुत बोली होगी, अब सुनने की बारी है। भावना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अभी कुछ भी बोलना गलत होगा। रंजीत कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भावना एक कदम पीछे हट गई। बहुत तेज है क्या? देख लेंगे। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में गंदगी थी। उसी पल भावना ने अपने कंधे की चूड़ी को थोड़ा सा दबा दिया। अंदर लगा रिकॉर्डर चालू हो गया। अब हर आवाज कैद हो रही थी। रंजीत ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सर, बाहर से महिला आयोग का फोन है। रंजीत झुंझलाया। हर बार ये टांग अड़ाते हैं। जा, कह दे बाद में बात करूंगा। भावना को इस बीच थोड़ा वक्त मिला। उसने रजिस्टर पर रखी एक चाबी देखी। उस पर लिखा था बैरक 7। वो समझ गई कि यही वो कमरा है जहां ज्यादातर नई कैदियों को पहले भेजा जाता है। भावना की पहली रात लंबी थी, बहुत लंबी। जब वो कमरे से वापस बैरक में लौटी तो रुबीना चुपचाप बैठी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस एक बार उसकी आंखों में देखा और फिर मुंह घुमा लिया। लेकिन भावना समझ गई थी, उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। उसने धीरे से अपनी चूड़ी को उतारा, उसे अपने कंबल के अंदर छुपाया। अब तक करीब 45 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, जिसमें रंजीत की आवाज, उसकी घिनौनी बातें और माहौल सब रिकॉर्ड हो चुका था। रात के करीब 2 बजे बैरक में हल्की सी खुसुर फुसुर शुरू हुई। एक पहरेदार आई और 2 कैदियों को धीरे से बाहर ले गई। कोई आवाज नहीं, कोई विरोध नहीं। सब जैसे इस सिस्टम के आदी हो गए थे। भावना को गुस्सा आया, लेकिन वो जानती थी ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। सुबह जेल की घंटी बजी, सबको बाहर निकाला गया। गिनती हुई, खाना बांटा गया, लेकिन उस खाने में न स्वाद था न आत्मा। भावना ने कोशिश की कि धीरे धीरे कैदियों से मेलजोल बढ़ाए। एक लड़की, अंजलि, उसे थोड़ी बात करने लगी। उसने बताया कि उसे चोरी के झूठे केस में फंसाया गया, बस इसलिए क्योंकि उसका मालिक उससे बदला लेना चाहता था। मैडम, मतलब गौरी दीदी, वो बोली, यहां इंसान से ज्यादा डर को खिलाया जाता है। यहां कोई कुछ पूछता नहीं और जो पूछे उसे चुप कर दिया जाता है। भावना ने पूछा, तुम्हें कब पेशी पर ले गए थे आखिरी बार? अंजलि बोली, पता नहीं, शायद 3 महीने हो गए। ये सुनकर भावना अंदर से कांप गई। एक सिस्टम जो बाहर दिखता है, कानून, अदालत, पुलिस, उसके पीछे ये सड़ा हुआ सच था जो लोगों को अंदर ही मार देता है। उधर जेल से बाहर कांस्टेबल सतीश लगातार काम में जुटा था। उसने पहले से महिला आयोग की एक अधिकारी को विश्वास में लिया था, मीना चौधरी, जो खुद कई बार जेल सुधार पर काम कर चुकी थीं। सतीश ने उसे रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सुनाया, लेकिन नाम नहीं बताया। मीना हिल गईं, बोलीं,
अगर ये सब सच है तो हमें बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा। सतीश ने धीरे से कहा। मैडम, अंदर जो गई हैं वो कोई आम औरत नहीं है, वो भावना राठौड़ हैं, हमारी मैडम। मीना कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाई। फिर कहा, भगवान उन्हें सलामत रखे। मैं मीडिया से बात करती हूं, लेकिन संभाल कर। जब तक हमारे पास पूरा सबूत न हो कोई लीक नहीं होगा। जेल के अंदर भावना ने धीरे धीरे अपनी योजना बनानी शुरू की। अब उसका एक ही मकसद था, हर रोज थोड़ा थोड़ा सच इकट्ठा करना, हर बातचीत, हर आवाज, हर आहट को कैद करना। उसे पता था यह खेल सिर्फ रंजीत तक नहीं रुकेगा, और भी लोग होंगे, जेल के अंदर, बाहर, ऊपर तक। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ पहले पड़ाव पर था, सबूत। जैसे ही दिन ढलने लगा, भावना ने अपनी चूड़ी को फिर से चेक किया। रिकॉर्डर सही से काम कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। ऊंची दीवारों के उस पार एक खुला आसमान था, लेकिन जेल की इन दीवारों में कैद थीं वो कहानियां जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। उसी खिड़की के पास बैठते हुए भावना ने खुद से एक वादा किया, जब तक इन औरतों की चीखें बाहर नहीं जाती, मैं अंदर ही रहूंगी। मैं भावना राठौड़ नहीं, गौरी रहूंगी। लेकिन एक दिन ये सलाखें खुद बोलेंगी। जेल की पहली रात वो नहीं थी जैसी भावना ने सोची थी। वो सोचकर आई थी कि दर्द देखेगी, पर उसे महसूस नहीं करेगी। लेकिन उस रात जो महसूस हुआ वो किसी पुलिस ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया था। बैरक में अंधेरा था। सिर्फ कोने में एक हल्की पीली ट्यूब लाइट झपक झपक कर जल रही थी। पंखा चलता था, लेकिन उसमें से हवा कम और खड़खड़ की आवाज ज्यादा आती थी। पूरा कमरा ऐसा लगता था जैसे यहां वक्त भी रुक गया हो। भावना चुपचाप अपने गीले से गद्दे पर लेटी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। बगल में कोई औरत खर्राटे ले रही थी। किसी को खांसी का दौरा बार बार आ रहा था। कहीं कोई चुपचाप रो रहा था। आवाज नहीं, बस सिसकियां। जेल के अंदर रात किसी कैद की तरह होती है, जहां रोशनी नहीं, उम्मीद नहीं, बस इंतजार होता है सुबह का। लेकिन यहां सुबह का भी क्या मतलब होता है, ये भावना अब समझने लगी थी। करीब 1 बजे रात एक दरवाजा हल्के से खुला। आवाज इतनी धीमी थी कि बाहर वाला शायद सुन न पाए, लेकिन अंदर हर किसी के कान उस पर टिके थे। एक महिला पहरेदार अंदर आई। लंबा कद, चेहरे पर बेरुखी और आंखों में आदतें, जैसे ये सब उसका रोज का काम हो। नई वाली, उठ। उसने सीधा भावना को इशारा किया। क्यों? भावना ने धीमे सुर में पूछा। डिप्टी जेलर ने बुलाया है, चल। बैरक में कुछ हलचल हुई, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब जैसे अंदर ही अंदर एक दूसरे को समझा रहे थे। हां, यही होता है पहली रात। भावना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा एकदम ठंडा। वो धीरे से उठी, चूड़ी को ठीक किया, उसी में रिकॉर्डिंग डिवाइस था, और पहरेदार के पीछे चल पड़ी। जेल के अंदर की गलियां दिन में भी डरावनी लगती हैं, लेकिन रात में तो वो पूरी तरह किसी और ही दुनिया जैसी लगती है। चुप, ठंडी, और हर कोने में जैसे कोई छिपा बैठा हो। कमरा वही था, नंबर 4। बाहर 2 पुरुष गार्ड बैठे थे, लेकिन आंखें नीची, जैसे उन्हें भी पता था अंदर क्या होने वाला है, लेकिन उनके हिस्से का सच चुप रहना था। पहरेदार ने दरवाजा खोला। भावना अंदर गई। कमरा नंबर 4 का माहौल रात के वक्त और भी अजीब था। बाहर की चुप्पी यहां घनी हो जाती थी। दरवाजा भारी सा बंद हुआ और भावना एक कुर्सी के पास खड़ी रह गई। ट्यूबलाइट की रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन सामने बैठे दरोगा रंजीत यादव की आंखें नीची थीं। वो कुछ लिख रहा था। कुछ सेकंड तक सिर्फ खड़खड़ की आवाज आती रही, कलम की, पंखे की और भीतर खौलते डर की। फिर उसने सिर उठाया। गौरी मिश्रा? हां। उसने एक नजर ऊपर डाली, जैसे शिकार को तौल रहा हो। भावना ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा केस देखा है मैंने। खूब लड़ी अपने पति से, है ना? बहुत ताव में रहती हो। अब यहां आ गई हो तो ताव छोड़ दो। यहां वो सब नहीं चलता। वो हंसा, लेकिन उस हंसी में कुछ था जो रीढ़ तक सरक जाता था। वो कुर्सी से उठा, कंधे उचकाए, धीरे धीरे उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। देखो बहन, यहां 2 तरह की औरतें होती हैं। एक जो समझ जाती हैं और चुपचाप रह लेती हैं, और दूसरी जो शेरनी बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। भावना चुप रही। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। बिस्तर अच्छा,
खाना ठीक, फोन की सुविधा, सब मिल सकता है, बस थोड़ा सा सहयोग करना होगा। वो अब सीधे सामने खड़ा था। भावना के भीतर का खून उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। चेहरा उतना ही घबराया हुआ रखा जितना एक आम औरत रखती। उसका एक हाथ अब धीरे से चूड़ी पर था। रिकॉर्डिंग चालू थी। मैं मैं बस सोना चाहती हूं, उसने कांपती सी आवाज में कहा। रंजीत ने उसका चेहरा देखा, फिर उसकी चूड़ी की तरफ नजर गई। अच्छी चूड़ी है, घर की याद दिलाती होगी, उसने मजाकिया लहजे में कहा। भावना ने हाथ पीछे खींच लिया। वो फिर हंसा। ठीक है, आज की रात छोड़ देता हूं, पहली बार आई हो, लेकिन कल से कोई बहाना नहीं चलेगा। और हां, किसी से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहां की बातें यहां ही रहें तो बेहतर है। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और पहरेदार को इशारा किया, ले जाओ इसे। बैरक वापस लौटते वक्त भावना का मन उलझा हुआ था। एक ओर डर था, दूसरी ओर गुस्सा, और साथ में वो जिम्मेदारी जिसकी वजह से वो यहां आई थी। जैसे ही उसने अपनी जगह पर आकर लेटना चाहा, रुबीना धीरे से पास आई। क्या हुआ? उसने पूछा। भावना ने कहा, कुछ नहीं, बात करने बुलाया था। रुबीना का चेहरा देखकर लगा कि वो जानती है असल में क्या हुआ होगा। उसने बस इतना कहा, हर नई लड़की के साथ यही होता है, कोई विरोध नहीं करता, और जो करे वो गायब हो जाती है या पागल घोषित कर दी जाती है। रुबीना की बात सुनकर भावना चुप हो गई। जवाब में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस जवाब से किसी का कुछ बदलने वाला नहीं था। वो बस लेटी रही, आंखें छत की तरफ, लेकिन मन उस कमरे में अटका था जहां रंजीत की आवाज अब भी गूंज रही थी। बस थोड़ा सहयोग चाहिए। ये लाइन उसे अंदर से खा गई। अफसर होते हुए भी वो अंदर कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसे केस बनाना था, नाटक नहीं। लेकिन आज समझ आया कि डर कैसा होता है। डर बाहर से नहीं आता, वो अंदर चुपचाप घुसता है और एक एक करके सब निगलने लगता है। हिम्मत, आवाज, पहचान, सब। सुबह तक उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब चुप बैठने का वक्त खत्म। सबूत इकट्ठा करना शुरू करना होगा, और उसका पहला रास्ता था इन कैदियों से बात। सुबह जेल का सायरन बजा, सब बाहर निकले, गिनती हुई, खाना मिला, और फिर बैरक में वापस। भावना ने इस बार खुद पहल की। उसने सबसे पहले बात की एक दुबली पतली लड़की से। नाम था सीमा। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 रही होगी। जेल में आते ही पहली बार थी जब किसी ने उससे नजरों में नजर मिलाकर बात की। तू कब से है यहां? भावना ने पूछा। सीमा ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, 2 महीने हो गए। चोरी का केस लगाया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। तेरी पेशी हुई? बस एक बार, फिर कुछ नहीं बताया किसी ने। भावना ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें थकी नहीं थीं, वो आंखें हार चुकी थीं। फिर उसने दूसरी ओर देखा। एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी, शरीर पर छोटे छोटे जले के निशान, आंखों में कोई भाव नहीं। ताई, आप कब से हो? अब तो गिनती भूल गई बेटा, उसने धीमे से कहा। पहले डर लगता था, अब कुछ महसूस ही नहीं होता। भावना ने देखा कि बाकी औरतें भी धीरे धीरे उसे नोटिस कर रही थीं। नई आई औरतें आमतौर पर डरती हैं, चुप रहती हैं, लेकिन गौरी में कुछ और था। तभी रुबीना फिर पास आई। तू क्या पूछ रही है सबसे? उसने पूछा। बस जान रही थी, यहां सबका हाल, भावना ने सीधा कहा। रुबीना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तू सच में जानना चाहती है तो सुन, यहां हर औरत की अलग कहानी है, लेकिन जख्म सबके एक जैसे हैं। कोई यहां गलती से आई है, किसी को जानबूझकर फंसाया गया है, और कोई तो बस इसलिए यहां है क्योंकि उसका वकील छुट्टी पर था। और जो चुप रहती हैं, वो अंदर से मरी हुई हैं। जब अंदर कोई नहीं बचता, तब आदमी आवाज करना छोड़ देता है। भावना ने धीरे से पूछा, रंजीत हर किसी को बुलाता है? रुबीना ने एक तीखी नजर डाली, फिर बोली, सबको नहीं। जो नई आती हैं, जो जवान होती हैं, जो विरोध नहीं कर पाती, उन पर पहले हाथ डालता है, और जो चिल्लाएं, उनका खाना बंद, दवा बंद, पेशी रोक दी जाती है। कई तो बीमार होकर मर गईं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। रुबीना की बातों ने भावना को अंदर तक हिला दिया। वो बातें जो बाहर से बस अफवाह लगती थीं, अब सामने एक एक करके सच के रूप में खड़ी थीं। और उन सच्चाइयों के सामने सिर्फ कानून की किताबें नहीं,
इंसान की हिम्मत काम आती है। उस रात भावना ने अपने कंबल के नीचे बैठकर चूड़ी में लगे रिकॉर्डर को चेक किया। बैटरी लिमिटेड थी और मेमोरी भी ज्यादा नहीं थी। उसे अब हर बात सोच समझकर रिकॉर्ड करनी थी। कौन सी बात सबूत बन सकती है, कौन सा वक्त सबसे सही होगा। सुबह होते ही उसने अंजलि, सीमा और एक और नई लड़की नेहा से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। अब वो हर रोज खाना बांटने में हाथ बंटाती, दवा की लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती और मौका मिलते ही बातचीत निकालती। हर दिन कोई न कोई ऐसा होता जो अंदर का दर्द धीरे से उगल देता था। दीदी, वो दरोगा रात को बुलाता है, अगर ना जाएं तो सबका व्यवहार बदल जाता है। मुझे पेशी पर ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन हर बार कह देते हैं कि गाड़ी नहीं आई। भावना ने अब अपना अगला कदम तय कर लिया था। उसे जेल के स्टाफ के अलग अलग सदस्यों की आवाजें रिकॉर्ड करनी थीं। इसलिए अब वो खाने के वक्त, दवा के टाइम और जब जब पहरेदार पास होते तब बातचीत छेड़ती। एक दिन पहरेदार रेखा से उसने यूं ही पूछा, दीदी, ये दवा में कुछ गड़बड़ है क्या? खाकर बहुत सुस्ती आती है। रेखा हंसी, तू नहीं आई है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यहां की हवा और दवा दोनों नींद लाती हैं, ज्यादा दिमाग ना लगा। वो लाइन भी उसने रिकॉर्ड कर ली। अब धीरे धीरे भावना का डर भी कम हो रहा था, लेकिन सावधानी दोगुनी हो गई थी, क्योंकि एक बार अगर किसी को शक हो गया कि वो कोई आम कैदी नहीं है तो उसकी जान पर बन सकती थी। रातों को अब वो ठीक से सोती नहीं थी। हर आवाज, हर कदम उसे चौकन्ना कर देता था, लेकिन वो खुद को याद दिलाती, तू यहां अफसर बनकर नहीं, इंसान बनकर आई है। एक दिन दोपहर को जब सब कैदी खाना खाकर सुस्ता रही थीं, भावना ने रुबीना से अकेले में पूछा, तुझे पेशी क्यों नहीं मिलती? रुबीना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं रंजीत की बात नहीं मानी थी। 3 साल हो गए, किसी वकील ने झांक कर नहीं देखा। मेरे पति ने केस वापस ले लिया, फिर भी मैं अंदर हूं, क्योंकि सिस्टम में कोई फॉलोअप ही नहीं करता। भावना को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ एक दरोगा या एक जेल की नहीं है, ये एक सोच के खिलाफ है। वो सोच जो मानती है कि जेल एक सजा है, इंसान को सुधारने की जगह नहीं, मिटा देने की जगह। अंतिम रात, जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, भावना ने अपनी चूड़ी को एक बार फिर कस कर बांधा। अब तक उसकी रिकॉर्डिंग में रंजीत की आवाज, रेखा के बयान, कैदियों की गवाही सब था, लेकिन एक आखिरी चीज बाकी थी, रंजीत को रंगे हाथ पकड़वाना। उसके दिमाग में साफ था, अब वक्त आ गया है असली प्लान को अमल में लाने का। अब तक भावना जेल में 10 दिन बिता चुकी थी। हर दिन जैसे एक नई परत खोलता था, सिस्टम की, लोगों की और खुद उसकी अपनी भी। जिस भावना ने कभी सोचा था कि वो मजबूत है, डर से ऊपर है, अब वो समझने लगी थी कि असली डर क्या होता है। बाहर की दुनिया में डर धमकी से आता है, लेकिन यहां डर खामोशी से आता है, धीरे धीरे रेंगता है, सांसों में घुलता है और फिर अंदर से खोखला कर देता है। हर रात एक ही रूटीन होता, किसी एक कैदी को पहरेदार बुलाने आती, कुछ कहे बिना उसे अपने साथ ले जाती और वो औरत बिना कुछ बोले चली जाती। बाकी सब औरतें चुपचाप उस अंधेरे को ताकतीं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध की यहां एक ही सज्जा थी, गुमनामी। भावना इन सब के बीच खुद को मजबूत बनाए रख रही थी। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, उसे अब नाम चाहिए थे, चेहरे, तारीखें और वो सबूत जो अदालत में टिक सकें। एक दिन जब सब महिला कैदी जेल परिसर के एक कोने में काम वाली ड्यूटी पर लगाए गए थे, कुछ झाड़ू, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े धोने, तब भावना ने रुबीना को थोड़ा अलग ले जाकर बात की। रुबीना, तेरे केस का क्या स्टेटस है? तूने कभी कोशिश नहीं की बाहर खबर भेजने की? रुबीना एक टूटी हुई दीवार के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना उम्मीद, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे सब सहते सहते अब वो चीजें महसूस करना ही भूल गई हों। भावना, नहीं गौरी, तू क्यों जानना चाहती है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सब हो रहा है ना, उसका सिरा सिर्फ जेलर या दरोगा तक नहीं जाता, ये कुछ बड़ा है। और अगर तेरे पास कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं जा पाया, तो शायद मैं कुछ कर सकूं। रुबीना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे पास एक डायरी थी, मेरे अब्बा की। वो खुद पुलिस में थे,
रिटायर होने के बाद यहां आते थे मिलने। एक बार उन्होंने मुझे अंदर से कहा था, बेटा, ये जेल अब कानून से नहीं, साठगांठ से चलती है। उन्होंने सब कुछ लिखा था उस डायरी में, कौन कौन आता है, किसके साथ क्या समझौते होते हैं। लेकिन वो डायरी उसी दिन गायब हो गई जिस दिन मैं दरोगा की बात मानने से इनकार कर बैठी थी। भावना की नजरें तेज हो गईं। वो डायरी अब कहां हो सकती है? मेरे ख्याल से ऑफिस में कहीं छुपा दी गई होगी, या हो सकता है किसी स्टाफ के पास हो, क्योंकि उसमें कुछ लोकल नेताओं के नाम भी थे जो यहां की कैदियों को इस्तेमाल करते थे, बहाने के नाम पर। सुधार कार्यक्रम, धर्मार्थ सेवा या मेडिकल चेकअप। ये सुनते ही भावना की रीढ़ में झंझनाहट सी दौड़ गई। उसे पहले से अंदाजा था कि मामला बड़ा है, लेकिन इतना गहरा होगा ये उसने सोचा नहीं था। उस रात भावना ठीक से सो नहीं सकी। रुबीना की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। अब तक वो सोचती थी कि जेल के भीतर जो हो रहा है वो सिर्फ दरोगा रंजीत और कुछ बददिमाग स्टाफ की करतूत है, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी थी। इसमें सिर्फ वर्दी नहीं, सत्ता की मिलीभगत भी थी। सुबह होते ही भावना ने अपने अगले कदम की प्लानिंग शुरू की। उसे अब वो डायरी ढूंढनी थी, किसी भी तरह। वो जानती थी कि डायरी का कोई जिक्र बिना सबूत के बाहर नहीं कर सकती, इसलिए उसे खुद किसी न किसी तरह से यह तय करना था कि डायरी वाकई मौजूद है और कहाँ है। उस दिन जब वो कपड़े धोने की ड्यूटी पर लगी, तब उसने बहाने से ऑफिस की तरफ नजर डाली। जेल का प्रशासनिक ब्लॉक थोड़ा अलग था, वहां जाना कैदियों के लिए मना था। लेकिन एक चीज उसने गौर की, खाना लाने और ले जाने वाली दो औरतें हर दोपहर उस इलाके में घुसती थीं। उन दोनों में से एक का नाम था बबीता, एक सख्त किस्म की औरत, लेकिन भावना ने पिछले कुछ दिनों में उससे थोड़ी बातचीत बढ़ा ली थी। बबीता दीदी, आप लोग उधर कैसे जाती हो? भावना ने पूछा। अरे, हम दोनों पुराने हैं, औरत कम है यहां स्टाफ में, इसलिए कई बार काम में लगा देते हैं। तू क्यों पूछ रही? भावना ने हंसकर कहा, बस यूं ही। कभी उधर से कुछ किताब दिखी क्या? पुरानी सी डायरी टाइप? बबीता चौकन्नी हो गई। उसकी आंखों में हल्का शक उभरा। क्यों? तुझे किसी किताब की तलाश है क्या? नहीं दीदी, रुबीना कह रही थी कि उसके अब्बा की पुरानी डायरी थी, शायद उधर ऑफिस में हो। पढ़ाई लिखाई का शौक था ना उन्हें। बबीता ने थोड़ा सिर झुकाया, फिर बोली, एक बार देखा था कुछ पुरानी किताबें लोहे की अलमारी में बंद, लेकिन वो चाबी रंजीत के पास रहती है और बिना कहे कोई वहां झांक भी नहीं सकता। भावना ने सिर हिलाया। अब उसका अगला टारगेट साफ था, उस अलमारी तक किसी भी तरह से पहुंच बनाना। उसी शाम जब सब बैरकों में लौटे, भावना ने चुपचाप एक कोना पकड़ा और अपने रिकॉर्डर को चेक किया। दिन की बातचीत बबीता से रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब वक्त था कि सतीश से किसी तरह संपर्क किया जाए। जेल के अंदर से कॉल करना असंभव था, लेकिन भावना के पास एक पुरानी तरकीब थी, एक डमी मेडिकल रिक्वेस्ट। अगर कोई कैदी मेडिकल कंप्लेन करे और उसे डिस्पेंसरी में भेजा जाए तो वहां कुछ सेकंड का अकेलापन मिल सकता था। अगली सुबह उसने पेट दर्द की शिकायत की। पहरेदार ने फॉर्म भरवाया और उसे जेल की मेडिकल यूनिट की ओर ले जाया गया। वहां एक महिला कंपाउंडर थी, नाम था पुष्पा। भावना ने उसके सामने थोड़ा घबराकर खड़ा होकर कहा, दीदी, एक मदद चाहिए, जरूरी है। पुष्पा ने पूछा, क्या हुआ? मेरे पास एक नंबर है जो मुझे याद है। मेरी बच्ची बाहर अकेली है। किसी से कहना मत, लेकिन बस एक बार कॉल करने दो। कुछ नहीं करूंगी, नंबर बोलूंगी और रख दूंगी। पुष्पा ने पहले मना किया, लेकिन भावना ने इतना दर्द और मजबूरी दिखाया कि आखिरकार उसने झुकते हुए कहा, ठीक है, जल्दी कर। भावना ने नंबर बोला, सतीश, सिर्फ नाम लिया। फोन कटते ही पुष्पा ने सख्त आवाज में कहा, अब जाओ, दोबारा मत मांगना। उधर सतीश समझ गया कि भावना अभी भी अंदर है और एक्टिव मोड में है। उसका नंबर आते ही उसने अपने सारे नोट्स खोले और महिला आयोग से मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। भावना अब रंजीत के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। हर बार जब वो बाहर आता, वो ध्यान देती। उसकी जेब में कौन सी चाबी है, वो कौन कौन से कमरे में जाता है, किससे बात करता है। एक दिन जब रंजीत एक पेपर फाइल लेकर बाहर निकला और अपनी मेज पर कुछ रखकर चला गया, भावना ने देखा कि बबीता उसके पीछे पीछे जा रही थी।
उसने धीरे से पास जाकर बबीता से कहा, दीदी, आज खाना अकेले ले जाऊं? आपकी तबीयत खराब लग रही है। बबीता ने मुस्कुराकर ट्रे थमा दी और उस दिन भावना पहली बार उस गेट तक पहुंच गई जिसके पीछे वो अलमारी थी, जिसके अंदर शायद रुबीना के अब्बा की डायरी थी। भावना ने ट्रे को दोनों हाथों में संभाला और उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई जहां जेल का ऑफिस एरिया था। वहां दिन में हलचल तो होती थी, लेकिन दोपहर के उस वक्त स्टाफ अक्सर कैंटीन या कॉल डेस्क में व्यस्त होता था। जैसे ही वो लोहे के गेट के पास पहुंची, उसे एक हल्का सा डर महसूस हुआ। बाहर से कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन भीतर से हर दीवार जैसे किसी अनकहे सच की गवाह थी। उसने गेट पार किया और सीधे उस ऑफिस की ओर बढ़ी जहां रंजीत की सीट थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर मेज पर कुछ फाइलें फैली थीं, दीवार पर एक कैलेंडर और एक पुरानी स्टील की अलमारी, बिल्कुल वैसी जैसी रुबीना ने बताई थी। भावना अंदर गई, ट्रे को मेज पर रखा और चारों ओर नजर घुमाई। कमरे में कोई नहीं था। उसने धीरे से अलमारी के पास जाकर देखा। ऊपर का हिस्सा ताला बंद था, लेकिन नीचे के हिस्से की कुंडी आधी खुली हुई थी। उसने नीचे झुककर धीरे से कुंडी हटाई और दरवाजा खोला। अंदर कुछ पुरानी फाइलें थीं, धूल जमी हुई, किनारे मुड़े हुए। एक कोने में एक पुरानी लाल रंग की नोटबुक जैसी चीज दिखी, जिसे किसी ने कपड़े से आधा लपेट रखा था। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला, कपड़ा हटाया और सामने लिखा था, शांति सेवा जेल संस्मरण, श्री हाशिम अली, रिटा, सब इंस्पेक्टर। भावना की सांसें तेज हो गईं। वो डायरी थी। उसने डायरी को जल्दी से पढ़ना शुरू किया। अंदर तारीखें थीं, जगहों के नाम, और बार बार एक नाम उभरता था, रंजीत यादव, एएसआई। संदिग्ध गतिविधियां, महिला बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात, बिना अनुमति के विजिटर एंट्री। नीचे और भी नाम थे, कुछ लोकल नेता, कुछ पुलिस विभाग के जूनियर अफसर और एक खास लाइन, कई बार महिला बंदियों को एनजीओ कार्यक्रम के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया, वापसी का कोई प्रमाण नहीं। भावना सिहर उठी। इतना सबूत था उस डायरी में, लेकिन वो उसे बाहर नहीं ले जा सकती थी। अगर पकड़ी जाती तो न सिर्फ मिशन खत्म हो जाता, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। उसने तेजी से डायरी के कुछ मुख्य पन्नों के फोटो खींचे, अपने छुपे मिनी कैमरा से जो उसी चूड़ी के पास फिट था। उसी पल बाहर से एक आवाज आई, कौन है अंदर? भावना की रूह कांप गई। वो फौरन डायरी को वापस उसी हालत में रखकर अलमारी बंद करने लगी, लेकिन कुंडी थोड़ा अटक रही थी। आवाज फिर आई, अरे कोई है क्या? रंजीत सर ने बुलाया था ट्रे के लिए। वो समझ गई कि देर नहीं हो सकती। उसने जैसे तैसे कुंडी डाली, ट्रे उठाई और तेजी से दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, सामने जेल स्टाफ की एक महिला खड़ी थी। पुष्पा, तू यहां क्या कर रही है? भावना ने चौंक कर कहा। बबीता दीदी को चक्कर आ रहा था तो उन्होंने मुझे भेज दिया। ट्रे पहुंचाकर अब लौट रही थी। पुष्पा ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर बोली, चल बैरक जा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। भावना ने सिर झुकाया और धीरे धीरे लौट गई। बैरक पहुंचते ही उसने कंबल ओढ़ा और अपने कैमरे की फुटेज चेक की। फोटो साफ आए थे। डायरी के 2 पन्ने जिसमें साफ नाम, तारीख और घटनाएं लिखी थीं। अब उसके पास रंजीत के साथ साथ जेल में बैठे नेताओं की संलिप्तता का भी प्रमाण था। लेकिन वो जानती थी, अब वो रंजीत की नजरों में आ चुकी है। अगला कदम और भी ज्यादा जोखिम भरा होगा। उस रात भावना ने बहुत सोच समझकर बैरक में अपना व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखा। उसने वैसा ही बर्ताव किया जैसा कोई थकी हुई औरत दिन भर की जेल ड्यूटी के बाद करती है। चुपचाप खाना खाया, किसी से ज्यादा बात नहीं की और चुपचाप अपने गीले गद्दे पर लेट गई। लेकिन दिमाग उसका तेजी से चल रहा था। अब उसके पास सबूत थे, रंजीत के खिलाफ, जेल स्टाफ की मिली भगत के खिलाफ और यहां तक कि उन नेताओं के खिलाफ जो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि ये लोग सिर्फ भ्रष्ट नहीं, बेहद चालाक भी हैं। उसे एहसास हो गया था कि अगला कदम अगर जरा भी गलत हुआ तो उसका मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। वो कभी बाहर नहीं जा पाएगी। सुबह एक अलग सी हलचल थी। जेल का एक अधिकारी बैरकों में आकर गिनती करवा रहा था, जो आमतौर पर स्टाफ का काम होता था। वो धीरे धीरे हर औरत को गौर से देख रहा था, नाम ले लेकर पूछ रहा था। जब भावना के पास आया
तो 1 सेकंड के लिए रुका, फिर आगे बढ़ गया। रुबीना ने धीरे से कान में कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई बात लीक हो गई क्या? भावना ने सिर ना में हिलाया, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कुछ ही घंटे बाद जब सबको काम पर भेजा गया, भावना फिर से रुबीना के पास बैठी। डायरी तो मिल गई, उसमें सब कुछ है, लेकिन मैं यहां से सीधा बाहर नहीं जा सकती। कोई प्लान है तेरे पास? भावना ने धीरे से कहा। रुबीना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एक रास्ता है, लेकिन खतरनाक है। जेल के पीछे वाली दीवार से लगा हुआ मेडिकल स्टोर रूम है। वहां कभी कभी एनजीओ वालों के लिए स्टाफ की मीटिंग होती है। अगर तू वहां किसी दिन पहुंच जाए और तेरा कांस्टेबल बाहर तैयार हो, तो तुझे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब रंजीत जेल में ना हो। वो कब नहीं होता? महीने की पहली तारीख को दोपहर में वो जेल प्रशासनिक बैठक में जाता है, 3 घंटे गायब रहता है। वही मौका है। भावना ने तय कर लिया, वही दिन फाइनल होगा और सतीश को यह जानकारी तुरंत पहुंचानी होगी। अगले दिन भावना ने फिर मेडिकल के बहाने कंपाउंडर पुष्पा को झांसा देकर 1 नंबर दोबारा बोलवाया और सतीश को ये एक लाइन भिजवा दी, पहली तारीख, मेडिकल स्टोर के पीछे, सबूत तैयार हैं। अब घड़ी की सुई उस दिन की तरफ बढ़ रही थी जब जेल की सबसे छुपी हुई सच्चाई बाहर आने वाली थी। अगले दिन भावना ने एक औरत को दरोगा रंजीत के पास जाते देखा। वो लड़की सीमा सहमी हुई थी। रंजीत ने उसे बुलाया था और सबके सामने कहा, बहुत तेज चल रही थी, अब बैठ जाएगी। भावना का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। सिर्फ एक ही तरीका था, उसे सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़वाना होगा। सीमा जब वापस आई तो कांप रही थी। भावना उसके पास गई और सिर्फ इतना कहा, तू चाहे तो ये आखिरी बार हो सकता है, बस मेरा साथ दे। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कुछ हिम्मत थी। पहली तारीख की दोपहर भावना ने तय प्लान के मुताबिक कपड़े धोने की ड्यूटी ली और मेडिकल स्टोर के बगल से धीरे धीरे निकल गई। वहां एक छोटा गेट था जो अक्सर खुला रहता था, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। उसने इशारे में सीमा को भेजा, निगरानी रखे, कोई आए तो आवाज दे। ठीक उसी वक्त बाहर सतीश पहले से महिला आयोग की अधिकारी मीना चौधरी, 2 पत्रकारों और एनजीओ प्रतिनिधि के साथ जेल के मुख्य गेट पर पहुंच चुका था। हमें एक कैदी की सुरक्षा को लेकर इमरजेंसी जानकारी मिली है। अंदर सिग्नल मिलने पर भावना ने चूड़ी पर लगा बटन दबाया, वो छोटा साउंड सेंडर जो सतीश को एक्टिव सिग्नल भेजता था। सतीश ने तुरंत आगे कहा, अंदर हमारे पास अफसर है, नाम नहीं बता सकते, लेकिन उनके पास जेल के शोषण की वीडियो रिकॉर्डिंग और डायरी की कॉपी है। गेट खोला गया। मीना बोली, अगर हमें रोका गया तो हम कोर्ट जाएंगे। उसी शाम जेल की दीवार के भीतर सब कुछ बदल गया। महिला आयोग की टीम सीधा ऑफिस में पहुंची। भावना को मेडिकल स्टोर के पीछे से निकाला गया और उसकी पहचान सामने आई। मैं आईपीएस भावना राठौड़ हूं। पिछले 14 दिन से इस जेल में बतौर कैदी रह रही थी। जो देखा है सब रिकॉर्ड किया है। और फिर रंजीत यादव को उसी वक्त अरेस्ट किया गया। जेल स्टाफ के 2 लोग सस्पेंड हुए। डायरी को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया। लोकल मीडिया में खबर फैली, आईपीएस अफसर ने विधवा बनकर जेल में खुलासा किया शोषण का रैकेट। और जेल के अंदर पहली बार किसी ने पूछा, कौन सी औरत कब से यहां है और क्यों? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी मेहनत को एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।